हेडिंग डालिए कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। देखो, हर टर्म्स का यूजुअल मीनिंग हम लोग समझने की कोशिश करें। हर टर्म का कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है। हम लोग हर टर्म का यूजुअल मीनिंग समझें। पहला टर्म क्या है? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस मतलब समझते हो आप लोग, हर दिन एनकाउंटर करते हैं किससे? वायर में कंडक्टेंस शो करता है। वायर में कंडक्टेंस शो करता है तो वायर में क्या होता है? आयंस फ्लो करता है। और ये गधे नहीं, वायर में कौन फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन्स। वायर में इलेक्ट्रोलाइटिक नहीं होता, वायर में जो कंडक्टेंस का रीजन होता है वो इलेक्ट्रॉन्स का होता है। वायर में फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, आप इलेक्ट्रोलाइट्स तो जानते हो ना? इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या? कोई भी सब्सटेंस जो वाटर में डालने पे डिसोशिएट होता है। डिसोशिएट होता है मतलब वो आयंस प्रोड्यूस करता है। आयंस प्रोड्यूस करेगा तो आयंस का मूवमेंट होगा। मतलब आप लोग जो एक सॉल्यूशन में हम लोग एक सॉल्यूशन ले रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, मतलब हम लोग एक वाटर में एक इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं मतलब कुछ आयंस ब्रेक हो रहा है, और एक आयन का जब फ्लो होगा तो वहां भी चार्ज का फ्लो होगा। कहीं भी चार्ज का फ्लो होगा तो करंट होगा ना। जैसे वायर की बात करें, वायर में क्या होता है? वायर में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। जिधर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है। वेरी गुड। नेक्स्ट चले हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। इस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट्स है। इस सॉल्यूशन में क्या है? Na+ आयन है, Cl- आयन है। बोलो मेरे भाई। अब आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। यदि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से क्या होगा? Na+ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा। अरे पॉजिटिव चार्ज पे उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ना। नेगेटिव चार्ज पे उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, मतलब Cl- पे किधर फोर्स लगेगा? अच्छा, पॉजिटिव इधर जाएगा, नेगेटिव इधर जाएगा, तो काउंटर करके तो जीरो हो जाएगा ना करंट। अरे गधो नहीं, पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा। यदि इधर जाएगा तो करंट का डायरेक्शन भी यही होगा। नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा तो करंट का डायरेक्शन फिर इधर ही होगा। यही समझ में आया? मतलब यहाँ पे Na+ एक डायरेक्शन में जाएगा, Na+ इधर जाएगा, Cl- इधर जाएगा, बट करंट दोनों के कारण होगा। तो पहला डिफरेंस तो समझ आया। पहला डिफरेंस क्या समझ आया? कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो कंडक्टेंस होने वाला है वो केटायन एज वेल एज एनायन दोनों के कारण होने वाला है। बट वायर में जो कंडक्टेंस होने वाला है वो किसके कारण होने वाला है? केवल और केवल नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण होना है। सो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम लोग थोड़ा देखेंगे। सब तो लिखेंगे। सबसे पहला चीज एकदम बेसिक से लिखेंगे, कंडक्टर किसको बोलेंगे? कंडक्टर एनी सब्सटेंस विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। Any substance which can conduct electricity is called conductor. Any substance which can conduct electricity is called conductor. चलिए, कंडक्टर दो टाइप का होगा। फर्स्ट थिंग इज मेटालिक कंडक्टर एंड second is electrolytic conductor.
electrolytic conductor. First one is metallic and second one is electrolytic. ठीक है, चलिए लिखेंगे metallic conductor conducts electricity. Metallic conductor conducts electricity due to movement of electrons. Metallic conductor conducts electricity due to movement of electrons. Next, electrolytic. Next one देखें. Electrolytic conductor conducts electricity due to movement of ions. Movement of ions. ब्रैकेट में लीजिए cation as well as anion, दोनों के कारण. ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आ गई इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है. Any chemical substance which can conduct electricity in molten state. molten state को तो समझ रहे हैं. molten state और fused state मतलब molten state का मतलब है कि उसी को पिघलाया हुआ, मतलब उसी को लिक्विड में कन्वर्ट किया हुआ. समझ में आ रही बात. Any substance which can conduct electricity in molten state or in aqueous phase. aqueous phase मतलब वाटर में डाल के, जैसे NaCl को पिघला दो, हाई टेम्परेचर पे इसको आप क्या करो, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करो. लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे Na प्लस एंड Cl माइनस आयंस हो गए. अंडरस्टूड ना. सो मोल्टेन स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा एज वेल एज इन एक्वस फेज में भी करेगा. अंडरस्टूड ना. तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या लिखे, इलेक्ट्रोलाइट का डेफिनेशन क्या लिखे, एनी सब्सटेंस व्हिच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट और इन एक्वस फेज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट. एंड इन कर दीजिए, और इन लिखा है मोल्टेन स्टेट और इन मोल्टेन स्टेट एंड इन एक्वस स्टेट. अब electrolytes can be of two types. पहला क्या है, strong electrolyte and second is weak electrolyte. Strong electrolyte, second one is weak electrolyte. A strong electrolyte and second one is weak electrolyte. Excuse me, sir. बाहर से है क्या? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HCl, H2SO4, etc. स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH, KOH, ये सब. सॉल्ट ले लो, इन दो का स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट ले लो, या आप वीक एसिड मतलब वीक का भी कोई भी सॉल्ट ले लो, ऑल टाइप का सॉल्ट ले लो. सॉल्ट कौन सा, सॉल्ट कोई सा भी ले लो, ठीक है. CH3CONA ले लो, मतलब एसिड प्लस बेस का कोई भी सॉल्ट ले लो. स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग बेस, या फिर आप सॉल्ट ले लीजिए. सॉल्ट लाइक NaCl हो गया, CH3CONA हो गया, लाइक दैट.
ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? वीक एसिड है, वीक एसिड लाइक CH3COH, वीक बेस लाइक NH4OH, ये सब मतलब जहां भी अल्फा होगा, इन सब केसेस में अल्फा बताएगा कि कितना डिसोसिएट करेगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है? वाटर में डालिए 100% डिसोसिएट करेगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कुछ हो, अल्फा इज लेस देन 1। अंडरस्टूड और नॉट? इस समय आप इक्विलिब्रियम वाला चीज पढ़े थे, अंडरस्टूड और नॉट? क्लियर है ना मेरे भाई? दो टाइप ऑफ कंडक्टेंस हम लोग डिस्कस किए ना, कौन सा? कंपेयर मेटालिक कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। कंपेयर मेटालिक कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। मेटालिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, दोनों के बीच कंपेयर करना है। चलिए, तो एक साइड मेटालिक कंडक्टेंस डालेंगे, दूसरे साइड क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। एक साइड मेटालिक कंडक्टेंस, दूसरे साइड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। मेटालिक कंडक्टेंस पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? पहला डिफरेंस क्या हो जाएगा? पहला डिफरेंस क्या हो जाएगा? इट डिपेंड्स ओनली ऑन मूवमेंट, मतलब मेटालिक कंडक्टेंस इज ड्यू टू ओनली ऑन मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और वो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले में, दूसरे में ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस। नेक्स्ट क्या बोलेंगे? नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलेंगे? बोलो। वो एक्वस में और मॉलिक्यूलर स्टेट में कंडक्ट करता है। सॉलिड स्टेट। नेक्स्ट बताओ। चलो, पहला चीज आपने लिखा, दूसरा में क्या बोलेंगे? यहाँ पे केवल निगेटिव चार्ज का फ्लो होता है, वहां पे पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों का फ्लो। करंट इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ ओनली निगेटिव आयन, और यहाँ पे करंट इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव बोथ आयंस in opposite direction. Current is due to movement of positive as well as negative ions in opposite direction. चलिए, थर्ड पॉइंट। मुझे एक बात, आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया गया होगा क्या? टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है? रेजिस्टेंस बढ़ता है, मतलब कंडक्टेंस घटता है। बोलो। और वहां पे क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मतलब आयंस का फ्लो बढ़ेगा। बोलो। डिसोसिएट वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में डिसोसिएशन भी बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टेंस वहां पे बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे कंडक्टेंस घटता है, और रेजिस्टेंस बढ़ता है, कंडक्टेंस घटता है। अंडरस्टूड और नॉट? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, मेटालिक में क्या लिखोगे? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कंडक्टेंस डिक्रीजेज। इसका रीजन क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज करता है, लैटिस का वाइब्रेशन इंक्रीज करता है, लैटिस का वाइब्रेशन इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन वहां पे क्या है? टेम्परेचर बढ़ाएंगे, आयंस और तेजी से फ्लो करेगा, मूवमेंट बढ़ जाएगा। अंडरस्टूड और नॉट?
इसके बाद आप एनसीईआरटी में चार्ट पे देखेंगे तो सोडियम और कॉपर, सोडियम का कंडक्टेंस दिखाई देगा, कंडक्टिविटी है 2.1, कॉपर का 5.9। मतलब ये मटेरियल ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। मतलब कहोगे कि मतलब इवन बैलेंस सेल में कितने आयंस, बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, किस पे डिपेंड करेगा? बोलो। ये बैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है उस पर डिपेंड करेगा। क्लियर ना? लेकिन वो वाला क्या डिपेंड कर, किस पे डिपेंड करेगा? चार्ज ऑफ कैटायंस एंड चार्ज ऑफ आयंस। बोलो। पक्का ना? लिखेंगे मेटालिक कंडक्टर्स में इट डिपेंड ऑन नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल it depends on nature and structure of the metal। इधर लिखेंगे it depends on nature of electrolyte added and its concentration। it depends on nature of electrolyte added and its concentration। it depends on nature of electrolyte added मतलब NaCl है, MgCl2 है, उसी इलेक्ट्रोलाइट के बेसिस पे ही उस पर चार्ज डिपेंड करेगा। बोलो। और चार्ज के बेसिस पे ही उसका कितना आयंस का फ्लो होगा वो डिपेंड करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर एटम। मेटालिक नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर एटम। इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर एटम। इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर एटम। इलेक्ट्रोलाइटिक में लिखेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक में लिखेंगे इट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ आयन प्रोड्यूस्ड। इट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड as well as the solvent and its viscosity, as well as the solvent and its viscosity। अरे मान लो कैसे डिपेंड कर रहा है, देखो साइज ऑफ आयंस का क्या है, साइज ऑफ आयंस का क्या रोल है जरा देखना। लेट अस सपोज आपको क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछता भी है Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस Cs प्लस Li प्लस Na प्लस है, K प्लस है, Rb प्लस है, Cs प्लस है। मैं इसको हमेशा बोलता हूं सचिन तेंदुलकर, मैं इसको बोलता हूं मिल्खा सिंह। छोटा समझ में आ रहा है? एनालॉजी समझ में आ रहा है? छोटा मोटा, ओके, बड़ा। गैसियस फेज में, अरे साइज ऑफ आयंस किस फेज में बात कर रहे हैं? गैसियस फेज। आप क्या करो, दोनों को समस्तीपुर में ले आओ, कहीं भी ले आओ, बिहार में ले आओ, यूपी में ले आओ, बंगाल में ले आओ, कहीं भी एक जगह ले आओ, किसी भी स्टेट में लेके आओ। आपको क्या लगता है क्राउड किसके तरफ ज्यादा होगा? मिल्खा सिंह को कोई पहचानेगा तब ना, मिल्खा सिंह के पास जाके पूछेंगे कौन आया उधर। अरे बोलो, क्राउड किधर ज्यादा होगा? दोनों सबको वाटर में डाल दो, चार्ज डेंसिटी ज्यादा। अरे नहीं आया, नहीं आया। Li प्लस साइज छोटा सा, Cs प्लस साइज बड़ा सा, चार्ज डेंसिटी कम। ऑक्सीजन वाले एंड से फोर्स भी कम लगाएगा ना यहाँ पे, यहाँ वाला ऑक्सीजन वाले एंड को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा ना। आपको पता है इस ओ एंड को मतलब अट्रैक्ट करते 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 पूरा लेयर बनता चला जाएगा। और इसको हम लोग बोलेंगे सॉल्वेटेड आयन, एक्वस आयन। वो जो Li प्लस एक्वस की बात करते हैं, ये जब ढेर सारे वाटर हो गए ना, जैसे सचिन तेंदुलकर और पूरा क्राउड मिला दो, क्राउड इज हियर वाटर, उसके साथ जो पूरा चीज बन गया दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। अभी केस आया था ना, कौन जो बराबर कुछ ना कुछ बोलती रहती है, क्या नाम है हीरोइन का? कंगना रनौत।
तो जहां जाए कंगना रनावत लिखते हैं आजकल उसको, मतलब बॉडीगार्ड मिला, जेट सिक्योरिटी, मतलब कंगना रनावत प्लस सिक्योरिटी और प्लस बाहर में कुछ रोड शॉप लोग, तो सब मिला दो तो दैट्स इट। समझ में आ रही है? तो इन सबको मिला दो तो क्या बन जाएगा? क्राउड, मतलब एक्वस स्पेस। कंगना रनावत, गार्ड का लेयर और रोड शॉप लोग। देख रहा है कहीं कंगना से भेंट हो जाए। ओके, इस कोच का वर्ग इधर बेचारे मिल्खा सिंह को कौन पूछ रहे हैं? चाय डेंसिटी कम है, वाटर का कम आया। एक्वस स्पेस में यदि आप साइज की बात करेंगे तो किसकी ज्यादा होगी? चाय डेंसिटी ज्यादा है, ज्यादा वाटर को अट्रैक्ट करेगा ना। सो आप बोलेंगे ये क्या है? साइज नीचे की ओर इंक्रीज करेगा, साइज इन गैस फेज। बोलो इंक्रीज ना। अब साइज इन एक्वस फेज की बात करें, किधर की ओर इंक्रीज करेगा? साइज इन एक्वस फेज की बात करेंगे। अरे बोलो 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 बोलो, साइज इन एक्वस फेज ऊपर की ओर इंक्रीज करेगा। साइज इन एक्वस फेज इंक्रीज। अब हम लोग बात करें क्या? अब मान लो सचिन तेंदुलकर को उसकी वाइफ अंजलि मिल्खा सिंह को वाइफ आराम से जाएगी, वेट कर लेगी। सचिन तेंदुलकर की वाइफ को मिलने देगा कोई? अरे कहाँ, हम हैं इधर, सब इसको घेरे पड़े हैं। मतलब मूवमेंट किसका इजियर होगा? या मान लो पुलिस डंडा लेके उधर से आ गया, सचिन तेंदुलकर बाहर से पाएगा, पूरा क्राउड के साथ कैसे भागेगा? मतलब आप यदि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दो तो किसका मूवमेंट इजियर होगा? जिसका साइज छोटा होगा। CS प्लस का साइज इजियर होगा। बोलो। तो आप बोलेंगे यदि हम आयनिक मोबिलिटी की बात करें तो नीचे की ओर इंक्रीज करेगा। आयनिक मोबिलिटी मतलब समझते हो? आयनिक मोबिलिटी मूवमेंट, आयनिक मोबिलिटी नीचे की ओर इंक्रीज करेगा। अरे बोलो बोले भाई इसका नाम। और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो मूवमेंट भी इसी का ज्यादा होगा। सो कंडक्टेंस भी इसका ज्यादा होगा। समझ में आया? सो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, विस्कोसिटी कम हो, तेजी से मूवमेंट करे। बोलो नहीं आया? लिखेगा। अच्छा एक बात बताओ, वायर में तुम कंसंट्रेशन ऑफ आयन फ्लो अलग करा सकते हो क्या? वायर में मतलब मेटालिक वायर है, इसमें कंसंट्रेशन अलग करा के अलग कुछ ऐसा काम कर सकते हो? कॉपर वायर है तो कॉपर वायर का देखिए यहाँ पे कंडक्टेंस 1 कुछ है, ऐसा कुछ कर सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में हमारी मर्जी, क्यों? ज्यादा नंबर ऑफ आयंस है। बोलो। सो अगला पॉइंट लिखना, नेक्स्ट पॉइंट लिखना। चार्ज कैरियर्स आर सेम फॉर एनी मेटल इररिस्पेक्टिव ऑफ द वायर। Charge carriers are same for any metal, irrespective of the wire. मतलब ये जो पॉइंट आप लिखे हैं इसका मतलब है कि देखो कोई सा भी वायर ले लो, गोल्ड का वायर ले लो, एजी का वायर ले लो, कॉपर का वायर ले लो। कुछ लोग घर में देखते हैं कॉपर का वायर लगाते हैं, मतलब घर में तो हम लोग हमेशा कॉपर का वायर लगाते हैं और बाहर में कॉपर का वायर नहीं लगाते। एल्युमिनियम वायर रहता है वो तो रहने नहीं देता है। कॉपर का वायर बाहर रहेगा, सब काट के ले ही जाएगा। ठीक है, वैसे एल्युमिनियम का वायर और कॉपर के वायर में क्या बेनिफिट होता है? तो कॉपर का वायर और एल्युमिनियम का वायर में ऐसा क्या डिफरेंस होता है? कॉपर का बेनिफिट हो जाएगा। जब आप जाएंगे ना घर में, जैसे चित्रंजन वगैरह में आप जाएंगे तो वहां पे क्या होगा कि अभी भी पुराने मतलब गवर्नमेंट के क्वार्टर्स बने हुए हैं और घर की वायरिंग सब एल्युमिनियम वायर से। अरे बाहर वाला एल्युमिनियम का वायर है, पोल पे जो करता है वो किस चीज का वायर है? का ना। तो एल्युमिनियम का वायर का क्या होता है कि वो काफी थिक लेयर यूज होता है, काफी थिक मोटा सा। यदि वायरिंग करेंगे ना तो उसका भी बहुत मोटा वायर यूज होता है। देखना घर वाला जो एल्युमिनियम से जो वायरिंग है, ठीक है। इवन घर का भी आप लाएंगे ना, घर पे कुछ लोग मतलब एल्युमिनियम वायर से ही लाते हैं
घर तक, उसके बाद अंदर कॉपर देते हैं। जो पोल से मीटर तक आता है उसमें एल्यूमिनियम यूज करते हैं। तो वो भी देखेंगे बहुत मोटा सा वायर यूज होगा। ये मतलब पोल से आ रहा है इसलिए, उसी की जगह पे कॉपर का वायर लाएंगे तो सेम काम के लिए पतला यूज होगा। अंडरस्टूड? सो कॉपर का ये खासियत है कि मतलब छोटे छोटे वायर्स में जो मोटा मोटा बंडल यूज होता है, इसमें पतला यूज होता है। तो आप व्हाट एवर भी कॉपर ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो, कुछ भी ले लो, एक बात फिक्स है, क्या? चेंज नहीं होगा उसका। तो सब में इलेक्ट्रॉनिक फ्लो करेगा। लेकिन इधर AgCl ले लो, NaCl ले लो, उधर AgCl में Ag+Cl- है तो इधर Na+Cl-, BaCl2 में Ba2+Cl-। मतलब जैसे ही आप इलेक्ट्रोलाइट अलग लेंगे, आयंस अलग होगा, मतलब चार्ज कैरियर्स डिफरेंट होंगे। अंडरस्टूड और नॉट? Yes, sir. मतलब कंडक्टेंस ड्यू टू आयंस अलग हो जाएगा। समझ में आएगा? क्या लिखने के पॉइंट बताइए। चार्ज कैरियर्स आर सेम फॉर एनी मेटल इररिस्पेक्टिव ऑफ द वायर। इधर क्या हो? चार्ज कैरियर्स डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रोलाइट एडेड। नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो एक बात बताओ, जैसे आप स्विच कर देते हो, स्विच आप जलाते हो, कुछ देर के बाद लाइट जलता है, फैन चलता है, नहीं 10 to the power -5 -6 सेकंड ऐसे कुछ। नहीं सर। अरे वो ड्रिफ्ट स्पीड से इलेक्ट्रॉन वहां से आता है, फिर बल्ब तक आता है, फिर जलाता है, ऐसा होता है क्या? नहीं। अरे नहीं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, यहाँ से आपने यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, इधर से इलेक्ट्रॉन एंटर किया तो इधर से इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन फ्लो करा देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब इधर से एक इलेक्ट्रॉन गया तो इधर से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया ना। थ्रू आउट द कंडक्टेंस पीरियड, मतलब जितना देर आप कंडक्टेंस कराए हैं, वायर के अंदर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स तो कांस्टेंट है। बोलो। लेकिन इधर आप बात करेंगे, इधर क्या होगा कि कुछ देर तक, जैसे Na+ और Cl- इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा, पता चलेगा कि Cl- जाके यहाँ पे डिपॉजिट हो गया, Cl2 बना लिया, तो सोडियम यहाँ पे जाके डिपॉजिट हो गया। मतलब यदि कुछ भी आयंस का डिपॉजिशन होता है, अरे वहां पे गैल्वेनिक सेल में हम लोग क्या देखते हैं, Zn+Cu2+, गैप हो रहा है, Cu2+ गैप हो रहा है, कुछ इस ढंग की बात हो रही है ना। तो आयंस का कंपोजिशन चेंज हो रहा है, तो ड्यूरिंग द मूवमेंट कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन क्या होता है, चेंज करेगा। लेकिन इसमें कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन कभी, कंपोजिशन ऑफ द वायर कभी भी चेंज नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे? Composition of wire remains same. Composition of wire remains same. Next point क्या लिखेंगे? Composition changes with flow of current. Composition changes with flow of current. समझ में आ गया? लिखेंगे, हेडिंग डालिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टिविटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग conductivity of electrolytic solutions. Factors affecting conductivity of electrolytic solutions. देखो सबसे पहले बात करेंगे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की बात करेंगे, जिसका एक एग्जाम्पल देखेंगे, फिर हम लोग इसके फैक्टर्स के बारे में बात कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, लेट अस सपोज ये CuCl2 का सॉल्यूशन है। कौन कौन से आए हैं यहाँ पे? Cu2+ एंड लेट अस सपोज ये दो वायर है और इस वायर से हमने एक सेल कनेक्ट करा
यदि इस वायर से एक सेल कनेक्ट कर रखा है तो हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखा है। बोलो भैया, सेल का ये कौन सा टर्मिनल है? नेगेटिव। और ये वाला पॉजिटिव है, इधर वाला नेगेटिव। इधर वाला पॉजिटिव, इधर वाला नेगेटिव। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? मतलब ये वायर है, वायर है, वायर है, तो यहाँ पे सब पॉजिटिव टर्मिनल है और इधर नेगेटिव। ये वाला हायर पोटेंशियल पे है और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर होता है? फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इधर ही ना। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है तो इसका मतलब ये होगा माय डियर स्टूडेंट्स कि Cu प्लस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, मीन Cu प्लस इधर की ओर मूव करेगा। अरे बोलो, और Cl माइनस किधर की ओर मूव करेगा? तो यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो Cu प्लस इस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा और Cl माइनस इस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। मतलब केटायंस नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा और एनायंस बोलना कि वहां पे नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्टिव फोर्स हो रहा है। यार ये सब पास मत करना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिसाइड कर रहा है कि कौन किधर जाएगा, पक्का ना? तो पहले जल्दी बनाइए। लिखेंगे in this electrolytic solution cation moves towards cation moves towards किधर? cation moves towards negative electrode and anion moves towards positive electrode। समझ में आ गई बात? अब चलिए, पहला फैक्टर जिसपे मूव डिपेंड करेगा ये मूवमेंट। अब ये जो मूवमेंट है, इसी मूवमेंट के कारण इसमें करंट फ्लो हो रहा है। ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में करंट का फ्लो है इसी मूवमेंट के कारण है ना? अच्छा, दोनों के कारण ये कंडक्टेंस ऐड हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? केटायन के कारण करंट इधर, एनायन के कारण भी करंट इधर ही ना। बोलो, करंट का फ्लो ऐसे हो रहा है मेरे भाई। नहीं आया? नहीं आया? समझ में आ रही बात? सो माय डियर स्टूडेंट्स, किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा ये? आप जरा सोचो, ये दोनों इलेक्ट्रोड है और बीच में वाटर है, ठीक है? इधर कहीं Cu प्लस है, Cu2 प्लस है और इधर कहीं Cl माइनस है, ठीक? Cu2 प्लस को कह रहा है तू भाग इधर, Cl माइनस को कह रहा है तू चल इधर। मतलब ये यार, ये तो ऐसा लग रहा है ना कि एक बॉयफ्रेंड इधर जा रहा है, गर्लफ्रेंड इधर। तुमको नहीं लग रहा है दूर करने के बाद? अरे CO2 प्लस और Cl माइनस के अपोजिट मूवमेंट की बात है ना? इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। क्या बकवास करते हैं, इनको दूर कर दीजिएगा। अंडरस्टूड और नॉट? सो इनके बीच की जो इंटरेक्शन है, सॉल्यूट इंटरेक्शन है, इस पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। सॉल्यूट CO2 प्लस इज ऑल्सो सॉल्यूट, Cl माइनस इज ऑल्सो सॉल्यूट। इन दोनों के बीच क्या था? अट्रैक्शन फोर्स था। आप क्या कर रहे हैं? इनको दूर भेजना चाह रहे हैं, तो ये इसके सॉल्यूट इंटरेक्शन पे ये मूवमेंट डिपेंड करेगा कि नहीं? सॉल्यूट इंटरेक्शन यदि ज्यादा हुआ मतलब मूवमेंट लेस होगा, मूवमेंट लेस होगा मतलब कंडक्टेंस कम होगा। सॉल्यूट मूवमेंट को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? तो सॉल्यूट इंटरेक्शन को घटाने के लिए क्या करना होगा? पहले क्या था? वाटर में डाले थे। सोचो, थोड़ा सा वाटर डाले, क्राउडेड हुआ लेकिन अभी भी पास है। अरे थोड़ा, लेकिन अभी भी पास है। इसके बीच का लेयर बढ़ाते जाओ, पानी ज्यादा दूर हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, मूवमेंट इजियर हो गया। मींस इट विल डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन जैसे जैसे घटाते जाओगे आयंस दूर होते चले जाएंगे, सॉलिड इंटरेक्शन कम हो जाएगा। सो लिखेंगे
पहला फैक्टर जिस पे की कंडक्टेंस डिपेंड करेगा, दिस वन इज सॉल्यूट इंटरैक्शन। सॉल्यूट इंटरैक्शन लिखेंगे। Also called, it is also called inter-ionic, पहला पॉइंट है, it is also called inter-ionic interaction, inter-ionic, ions के बीच का इंटरेक्शन। इंटर-आयनिक इंटरेक्शन लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, during electrolytic conductance, opposite ions move in opposite direction, opposite ion का मतलब cation as an anion, कॉमन। There will be force of attraction between the cations and anions. Which can decrease speed of movement, if force of attraction will be more. Hence, conductivity will be affected. Conductance और conductivity, ठीक है, कंडक्टेंस इफेक्टेड होगा। अब ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ये सारी बातें तो आपको समझा दी। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या, जो मैंने आपको बताया, यदि डाइल्यूट सॉल्यूशन हुआ, बोलो दोनों आयंस के बीच क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो स्पीड ऑफ आयंस ज्यादा। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन distance between ions will be more. Between ions will be more. Distance between ions will be more. Hence, force of attraction will be less. Hence, conductivity will be more. समझ में आएगा? क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट पॉइंट, फॉर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, लिख लोगे। फॉर कॉम्प सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, फॉर कॉम्प सॉल्यूशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोर, मतलब स्पीड ऑफ मूवमेंट लेस, कंडक्टेंस लेस। अंडरस्टूड और नॉट? मतलब ये हुआ कि कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे ये चीज डिपेंड करेगा। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जैसे बढ़ा दोगे तो ये चीजें दिक्कत करेगी। अंडरस्टूड और नॉट? अब आगे बात करें। अभी पहला फैक्टर हम लोगों ने देखा क्या, इंटर आयनिक। चलो जल्दी कंप्लीट करो। नेक्स्ट पॉइंट,
कंप्लीट हो गया? Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट, सॉल्वेशन ऑफ आयंस। सेकंड पॉइंट, सॉलिड सॉलिड इंटरेक्शन के बाद सॉल्वेशन ऑफ आयंस। इस पे भी कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस डिपेंड करेगा। अभी ये चीज आपको समझाया भी था मैंने। अच्छा एक बात बोलो, मान लो NaCl का सॉल्यूशन है, KCl का सॉल्यूशन है, RbCl का सॉल्यूशन है, सबका कंसंट्रेशन सेम रख दिया, मतलब 1m NaCl सॉल्यूशन ले लिया, 1m KCl सॉल्यूशन ले लिया, सेम सेल में 1m LiCl ले लिया, ठीक है। अरे जो कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस में केवल Li+ पार्टिसिपेट करेगा या Li+ के साथ कुछ वाटर भी होगा, एक्वस फेज वाला पार्ट? अरे बोलो, आप बोलोगे Li+ है, Na+ है, K+ है, गैसियस फेज में लेफ्ट टू राइट साइज इंक्रीज करेगा। गैसियस फेज में साइज इन गैस फेज, साइज इन एक्वस फेज क्या हो जाएगा? एक्वस फेज में साइज, एक्वस साइज क्या हो जाएगा? इधर की ओर इंक्रीज करेगा, एक्वस साइज इधर की ओर इंक्रीज करेगा। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? कंडक्टेंस छोटा होगा इफ साइज विल बी, आपका टॉपिक क्या था? साइज ऑफ, सेकंड क्या बोला था? साइज ऑफ सॉल्वेशन ऑफ आयंस, सॉल्वेशन ऑफ आयंस, सॉल्वेशन और हाइड्रेशन ऑफ आयंस। यदि सॉल्वेशन ज्यादा हुआ, सॉल्वेशन मोर, मतलब साइज ऑफ आयन मोर, बोलो साइज यदि मोर हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? कंडक्टेंस डिक्रीज करेगा। समझ में आएगा? Li+ छोटा सा साइज, चार्ज 1, चार्ज डेंसिटी हाई, सॉल्वेशन मोर, अंडरस्टूड और नॉट? K+ बड़ा साइज, सॉल्वेशन लेस। साइज बड़ा है, सॉल्वेशन कम, मतलब हाइड्रेटेड आयन का साइज इधर की ओर छोटा हो जाएगा, इधर सबसे बड़ा होगा। कंडक्टेंस किसका सबसे ज्यादा होगा? छोटे वाले, इधर वाले का कंडक्टेंस समझ में आ गया? बोलो। सो सॉल्वेशन या हाइड्रेशन साइज ऑफ आयन को अफेक्ट करेगा एंड साइज ऑफ आयन भी कंडक्टेंस को अफेक्ट करेगा। क्लियर है कि नहीं? देख लीजिए, थर्ड फैक्टर मैंने आपसे पहले भी रखा था, जब हम लोग कंपेयर कर रहे थे, तो टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। बोलो, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, बिकॉज टेम्परेचर बढ़ाएंगे स्पीड ऑफ आयंस इंक्रीज करेगा, स्पीड ऑफ आयंस इंक्रीज करेगा, हेंस आयंस कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, on increasing temperature speed of ions increases, hence electrolytic conductance of electrolytic solution increases। चलिए, इतना तो बातें हो गई। नाउ अब है कुछ टर्म्स हमें सीखना है, कुछ टर्म्स सीखना है, तो लिखेगा टर्म्स रिलेटेड टू electrolytic conductivity। ठीक है बाबू? फर्स्ट पढ़ लीजिए। जैसे वहां पे हम लोग पढ़े थे ना, वायर का जो रेसिस्टेंस है, ओमिक कंडक्टर, पढ़े थे, ओम्स लॉ को फॉलो करता है, पढ़े थे ना, R इक्वल्स टू रो L बाई A। तो हम यहां भी मान रहे हैं कि ऑल इलेक्ट्रोलाइटिक, लिखिएगा ऑल इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स फॉलो ओम्स लॉ, ऑल इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स फॉलो ओम्स लॉ। यदि ओम्स लॉ को फॉलो करता है तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? रो L बाई A। फिर यहां पे क्या हो जाएगा? L लेंथ जो बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, ए क्या? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड। अरे इधर लिए थे ना, बोलो मेरे भाई, ये ऐसे, ये कुछ ऐसे इसके बीच आयंस है। क्लियर ना? आया कि नहीं? इसके बीच कुछ आयंस है, समझ में आ रहा है? तो
Yes, sir. तो R इक्वल्स टू क्या मैंने बोला, रो एल बाई ए। R इक्वल्स टू रो एल बाई ए। एल क्या है, लेंथ बिटवीन द, ए क्या है, एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड। एल क्या है, लेंथ बिटवीन द, देयर डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, ऐसा कुछ है। R इज व्हाट, रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस ऑफ द सेल। ओके बोलो, R इज रेसिस्टेंस, और रो क्या था, रो क्या था, रेसिस्टिविटी, यही पढ़े थे ना आप। अब रेसिस्टेंस का उल्टा आपने क्या बोला था, रेसिस्टेंस का उल्टा क्या हो जाता है, कंडक्टेंस। तो 1/R कर दो, तो ये C हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ये क्या हो जाएगा 1/ρ, और इधर क्या हो जाएगा A/L। बोलो मेरे भाई, पक्का ना, A/L हो जाएगा। अब 1/R को हम लोग बोल देते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, 1/ρ, 1/ρ इज कप्पा, कप्पा। A/L, इसको हम लोग प्यार से कटप्पा बोलते हैं। ओके, इसका कप्पा इसको बोलते हैं, ग्रीक में इसको KAPPA, कप्पा, कटप्पा हम लोग बोलेंगे, कटप्पा। समझ में आ गया, तो क्या आ गया, कटप्पा का एक्सप्रेशन क्या आ गया, C इंटू एल बाई, तो कंडक्टिविटी C इंटू एल बाई। रेसिस्टेंस का यूनिट क्या है, यूनिट सबका यूनिट ले लें। रेसिस्टेंस का यूनिट आप लोग जानते ही हो, रेसिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स, ओम, अच्छा मैंने यहाँ गलत लिखा है, OHM इनवर्स। इसी को इनवर्स बना भी देते हैं, महो भी होता है, महो, और इसको साइमन भी बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं S से। ओम का इनवर्स महो, ठीक है बाबू। हम लोग कटप्पा का यूनिट लिखें, कटप्पा का यूनिट क्या हो जाएगा, अच्छा कटप्पा के दो नाम है, देखो कटप्पा यदि बोले तो इसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, लेकिन आईयूपीएसी इसको कंडक्टिविटी बेटर रिकमेंड करता है। इसका पुराना नाम स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, लेकिन आईयूपीएसी प्रेफर करता है कि इसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस नहीं कंडक्टिविटी बोलिए। अच्छा स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्यों बोलना चाहिए, कोई पार्टिकुलर कंडक्टेंस है, कब, जब एरिया को भी 1 कर दो और लेंथ को भी 1 कर दो, तो कटप्पा इक्वल्स टू C हो जाएगा। तो यदि कटप्पा को कप्पा को यदि डिफाइन करना है तो क्या बोलेंगे कि लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोड को आप 1 कर दीजिए, मतलब इलेक्ट्रोड के बीच का सेपरेशन 1 सेंटीमीटर कर दीजिए और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लीजिए, मतलब 2 इलेक्ट्रोड लीजिए, ऐसे 2 इलेक्ट्रोड ले लीजिए, इसका भी एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इधर एनोड का भी एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, कैथोड का भी एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दोनों को 1 सेंटीमीटर पे सेपरेट कर दीजिए, तो L भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1, क्या हो जाएगा, उस सेल का जो कंडक्टिविटी होगी वही कटप्पा की वैल्यू हो जाएगी। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस को ही बोला जा रहा है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को ही K बोला जा रहा है, मतलब उस पार्टिकुलर सेल के कंडक्टेंस को हम लोग कंडक्टिविटी बोलेंगे या स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलेंगे। तो कटप्पा को हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, बट आईयूपीएसी क्या बेटर रिकमेंड कर रहा है आपको, उसको कंडक्टिविटी वर्ड यूज करने के लिए। सो आप इसको क्या लिखेंगे, कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी का यूनिट क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, कंडक्टिविटी का यूनिट क्या हो जाएगा, C का यूनिट है, L और A है, C क्या है, महो, बोलो
एल क्या हो जाएगा? मीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर और एरिया। मीटर क्यों नहीं ले रहे हैं? बहुत बड़ा यूनिट हो जाएगा, ये तो छोटा सेल की बात है। सो सेंटीमीटर हो जाएगा और एरिया क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? महो इन या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या बोले साइमन सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। बोलो एस से इसको रिप्रेजेंट करते हैं या महो पर सेंटीमीटर। पक्का ना? हाँ। तो हमने अभी आपके सामने रखा कि कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी को कैसे, कंडक्टिविटी को कैसे मेजरमेंट करते हैं। तो कंडक्टिविटी को मेजरमेंट करने के लिए एक सेल लिया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी सेल। कंडक्टिविटी सेल, कंडक्टिविटी सेल से क्या मेजर किया जाता है? कंडक्टिविटी। कटप्पा को मेजर करना है, कटप्पा को मेजर करना है, कटप्पा के बारे में बताना है। क्या बोलेंगे? कटप्पा इज ए कंडक्टेंस। कटप्पा इज ए कंडक्टेंस। कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस वन बाय रेसिस्टेंस है। कंडक्टेंस मतलब रेसिस्टेंस मेजर हो गया तो कंडक्टेंस मेजर हो गया। और एल और ए पता हो तो कंडक्टेंस बता सकते हैं, मतलब कंडक्टिविटी बता सकते हैं। अरे सी मेजरमेंट कर लेंगे, सी मेजरमेंट कर लेंगे, एल और ए फिक्स कर दिए, एल और ए फिक्स कर दिए तो क्या हो जाएगा? कंडक्टिविटी मेजर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, मतलब एक कंडक्टिविटी सेल बना दिया। कंडक्टिविटी सेल क्या है? जस्ट वही यार, एरिया को 1 कर दो, लेंथ को 1 कर दो, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के इलेक्ट्रोड ले लिए, दो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के इलेक्ट्रोड को 1 सेंटीमीटर पे रख दिया, ठीक, उसमें कुछ डाल दिए, इलेक्ट्रोलाइट वाइट डाल दिए, ठीक है। अब इसको एक व्हीटस्टोन ब्रिज से लगा, इसकी कुछ पार्टिकुलर कंडक्टेंस, कुछ रेसिस्टेंस होगी, व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस कर दिए। व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस करके हम लोगों ने उसको क्या किया? रेसिस्टेंस निकाल लिया, वैल्यू। अरे बोलो ये सब आपको पता है, व्हीटस्टोन ब्रिज से बैलेंस करके कैसे रेसिस्टेंस निकाल लिया? रेसिस्टेंस निकल गया, रेसिस्टेंस निकल गया मतलब कंडक्टेंस निकल गया। जो कंडक्टेंस निकला वही तो उसकी कंडक्टिविटी हो गई ना। अंडरस्टूड और नॉट? समझ में आई बात? तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेंगे। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस is measured by conductivity cell. कंडक्टिविटी सेल, अब हेडिंग डाल दीजिए कंडक्टिविटी सेल। हेडिंग डाल दीजिए कंडक्टिविटी सेल। डायग्राम कैसे बनाए? लिखेगा measurement of unknown resistance can be performed. Measurement of unknown resistance can be performed with the help of Wheatstone bridge. Measurement of unknown resistance can be performed with the help of Wheatstone bridge. अब देखो, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला कि व्हीटस्टोन ब्रिज के हेल्प से हम लोग इसका रेसिस्टेंस निकाल लिया, लेकिन एक प्रॉब्लम था। क्या? अरे जब व्हीटस्टोन ब्रिज बनाओगे तो ऐसा ब्रिज तो आप बनाओगे ना। चलो ये अननोन रेसिस्टेंस हो गया, ऐसा कुछ करोगे, बोलो एक रेसिस्टेंस इधर है, एक रेसिस्टेंस इधर है, एक रेसिस्टेंस कुछ इधर है, फिर इसको आप कनेक्ट करोगे एक्सेल से, करोगे ना?
आप इधर वाले सेल का कुछ रेजिस्टेंस निकालना चाहें, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि तब इसके थ्रू आप एक करंट फ्लो करेंगे, और जैसे करंट फ्लो कराएंगे तो कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगे। बोलो, मतलब कंपोजिशन ऑफ द सेल, कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन चेंज करेगा। अब कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन चेंज करेगा तो रेसिस्टेंस फिर कैसे निकालेगा? आपको कहा कि इसके 1m सॉल्यूशन ऐसा है, इसके 1m सॉल्यूशन का रेसिस्टेंस बता दीजिए, उसमें Na प्लस था, Cl माइनस था, इसका रेसिस्टेंस बता दीजिए। आप करने गए, आपने करंट फ्लो करा दिया। जब आपने करंट फ्लो करा दिया, पता चला इसमें क्या होने लगा, इसका कंपोजिशन ही चेंज करने लगा ना। अब जब कंपोजिशन चेंज करने लगेगा तो फिर आप रेसिस्टेंस कैसे बताएंगे? 1m Na प्लस था, 1m Cl माइनस था, वहां पे थोड़ी देर के बाद कंपोजिशन कुछ और है। यदि कंपोजिशन डिफरेंट हो गया तो रेसिस्टेंस कैसे मेजर कर पाएंगे? फर्स्ट प्रॉब्लम जो कंडक्टेंस मेजरमेंट का था कि भैया हम लोग करंट जब फ्लो कराएंगे तो कंपोजिशन विल बी चेंज। देन व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम? आपको याद नहीं रहेगा, लिखिए। ड्यूरिंग Wheatstone current will be passed through the solution which can change the composition of the solution, It was the first problem for measurement of conductance. फर्स्ट प्रॉब्लम फॉर मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस। अब चलिए क्या करें, इसका सॉल्यूशन क्या है? अरे आप डीसी सोर्स लेते तब ना एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट होता, आप एसी सोर्स यूज करो। जब एसी सोर्स यूज करेंगे तो एक साइकिल में करंट का जो डायरेक्शन है अपोजिट, दूसरे साइकिल में करंट का अपोजिट डायरेक्शन है। एक साइकिल में मान लो कंपोजिशन चेंज किया तो दूसरे साइकिल में फिर क्या हो जाएगा, अपोजिट कंपोजिशन कर जाएगा, मतलब नेट कोई चेंज होने वाला क्या लिखेंगे? टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, AC source of power is used. AC source of power is used. समझ में आई बात? बोलो, क्लियर है? कनेक्टिविटी से हेडिंग डाल दिया, डाल ना, लिखेगा। कंडक्टिविटी सेल कंसिस्ट ऑफ टू platinum electrode coated with platinum black. Coated with two platinum black. प्लैटिनम ब्लैक मतलब क्या होता है? बाय इलेक्ट्रोलाइसिस उसमें हम लोग क्या करते हैं, पीटी का कोटिंग करते हैं। कोई एक इलेक्ट्रोड लेता है, उसमें पीटी का कोटिंग करते हैं। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लिया, फाइनली डिवाइडेड लेके उसको हम लोग क्या किए, प्लैटिनम का कोटिंग कर दिया। ठीक है भैया, ठीक है। कंडक्टिविटी सेल क्या है, ये दो इलेक्ट्रोड है, अब इसके बीच में सॉल्यूशन है, मतलब हमें कंडक्टिविटी किसी सॉल्यूशन का जिसका मेजरमेंट करना है, इसको डाल के मेजरमेंट इसमें करेंगे, इसमें डाल देंगे, फिर इसको सॉल्वेंट से कनेक्ट करेंगे, फिर एक एसी पावर सोर्स यूज करेंगे और एसी पावर सोर्स यूज करके हम लोग इसका कंडक्टिविटी मेजरमेंट करेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा फॉर कंडक्टिविटी मेजरमेंट
कौन सा सोर्स लिया जाएगा, एसी या डीसी सोर्स? एसी सोर्स लिया जाएगा, पक्का ना? अब इसका लेंथ एल है और इसका एरिया ए है। तो देखो एल बाई ए कैसे याद रखे, कैसे ध्यान रहेगा, ए बाई एल या एल बाई ए किसको बोलते हैं? तो जस्ट आप ध्यान रखना, आपको क्या पता है कौन सा एक्सप्रेशन याद है, आर इक्वल्स टू एल बाई एल। तो आप जो एल बाई ए है, एल बाई ए को हम लोग क्या कहेंगे, सेल कांस्टेंट। एल बाई ए को हम लोग क्या कहेंगे, सेल कांस्टेंट। अब इस सेल कांस्टेंट का हमको डिटर्मिनेशन करना है, सेल कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, ठीक है भैया मेरे? तो सेल कांस्टेंट का डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे? लेट अस सपोज हमें पता है कि ये जो सॉल्यूशन है एक नॉन रेसिस्टेंट, एक नॉन सॉल्यूशन है, उसका कंडक्टेंस पता है, उसको इसमें डाल दिए, ठीक? तो उसका रेसिस्टेंस तो पता है, तो कंडक्टेंस पता है, बोलो यस सर। एक नॉन सॉल्व, आर इक्वल्स टू कटप्पा इक्वल्स टू सी इंटू एल बाई ए। हमको ये एल बाई ए निकालना था। इन दोनों में एक चीज पता होगा और एक चीज मेजरमेंट हो जाएगा, एक चीज मेजरमेंट हो जाएगा, तो हम एल बाई ए निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? बोलो मेरे भाई। तो पहला पॉइंट क्या लिख देना, मतलब अगला पॉइंट क्या लिख देना, एल बाई ए, एल बाई ए, एल क्या है, लेंथ, लेंथ क्या है, लेंथ सेपरेशन ऑफ द टू इलेक्ट्रोड्स, एल क्या है, सेपरेशन ऑफ द टू इलेक्ट्रोड्स, ए क्या है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड लिखेंगे। एल बाई ए इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट, इसको डिनोट करते हैं जी स्टार। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, द सेल कांस्टेंट इज डिटरमाइंड बाय, cell constant is determined by using by measuring कर दीजिए, by measuring the resistance of the cell by measuring the resistance of the cell containing a solution whose conductivity is already known, whose conductivity is already known, whose conductivity is already known। देखो मतलब हमारे पास एक सेल, एक नोन सॉल्यूशन है, उसकी कंडक्टिविटी नोन है, कंडक्टिविटी नोन, रेसिस्टेंस या कंडक्टेंस मेजर कर लिया, ये चीज मेजर हो गया तो सेल कांस्टेंट निकल गया। अब सेल कांस्टेंट मेजर हो गया, किसी दूसरे सॉल्यूशन का हमें क्या करना है, रेसिस्टेंस मतलब कंडक्टिविटी मेजर करना है। अब उसमें डालिए एल बाई ए आएगा, सी निकल के आएगा, कटप्पा निकल जाएगा। अरे बोलो, सो कंडक्टिविटी सेल के इस तरीके से हम लोग किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। अंडरस्टूड और नॉट? समझ में आ गई बात? बोलो नेक्स्ट पॉइंट लिख दीजिएगा। Once the cell constant is determined, we can measure the resistance or conductivity of any solution. Once the cell constant is determined, we can measure the conductivity of any cell, conductivity of any solution, solution, हाँ सेल में ही डाला हूँ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब देखो कटप्पा क्या हो जाएगा, जी स्टार है वहां इंटू सी हो जाएगा, और हम लोग लिखेंगे कटप्पा इज इक्वल्स टू क्या, जी स्टार बाई आर मेजर करेंगे। इस तरीके से हम लोग कटप्पा कंडक्टिविटी ऑफ एनी सेल निकाल सकते हैं। अंडरस्टूड और नॉट? यस सर। समझ में आएगा? अब एक नेक्स्ट टर्म डिफाइन करते हैं।
हेडिंग डाल लीजिए मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी लिखेगा। इट इज डिफाइंड एज, नाम से क्लियर है, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी इट इज डिफाइंड एज conductivity of the solution containing 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन का जो कंडक्टिविटी हो जाएगा उसी को हम लोग बोलेंगे क्या? मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, आगे when distance between the electrode is 1 centimeter and area of cross section of electrode may be so large that whole solution can be placed in it. मतलब देखो 1 मोल सॉल्यूशन 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को लाना है, तो ये तो डिपेंड करेगा कि क्या इसकी कंसंट्रेशन। बोलो, यदि कंसंट्रेशन हाई है तो 1 मोल कम ही वॉल्यूम में हो जाएगा। तो हमने क्या किया, क्या फिक्स कर दिया, 1 सेंटीमीटर उसका डिस्टेंस फिक्स कर दिया। ठीक, अब एरिया ऐसे लिया कि उसमें पूरा वो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्लेस हो जाए। समझ में आया? अब उस सेल का कंडक्टिविटी मेजर किया, समझ में आ रही बात? एक कंडक्टिविटी सेल ले लिया, उसका कुछ 1 सेंटीमीटर बीच में सेपरेशन था, ये फिक्स कर दिया, और एक 1 सेंटीमीटर सेपरेशन वाले 2 इलेक्ट्रोड के बीच हमने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को डाल के और मिक्सअप कर दिया, सॉल्यूशन बना दिया। उस सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी होगी उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? मोलर कंडक्टिविटी। बोलो मेरे भाई। पक्का ना? चलो, अब मान लो सी मोल की कंडक्टिविटी हो गई लैम्डा, कटप्पा। सी मोल की कंडक्टिविटी मैंने मेजर किया कटप्पा, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? 1 मोल की कटप्पा बाई सी हो जाएगी। बोलो मेरे भाई। मतलब मैं क्या करना चाह रहा हूं, सी मोल क्या है? मान लो 1 लीटर सॉल्यूशन हमने बनाया, 1 लीटर सॉल्यूशन हमने बनाया। मतलब अब देखो कैसे कैसे इसका मेजरमेंट करने के लिए आपके पास दिया जा सकता है, कैसे कैसे इसको मेजरमेंट, मतलब कैसे कैसे इसके एक्सप्रेशंस दिए जा सकते हैं। पहला एक्सप्रेशन दिया जा सकता है कि कंसंट्रेशन दे दिया, कंसंट्रेशन किसके टर्म्स में दे दिया? मोलरिटी के टर्म्स। बोलो यस सर। तो मोलरिटी के टर्म्स में दिया तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी में क्या रिलेशन होगा, पहले ये दिया जा सकता है। कैसे आएगा? बोलो, थोड़ा सा ट्राई करो।